हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। इंग्लिश में से कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है और इसकी कंप्लीट एनसीईआरटी रीडिंग मारने वाले आज हम हिंदी मीडियम की। बिकॉज मैंने अपने बचपन में जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ ही नहीं आती थी। जब यूट्यूब पे जाओगे एनसीईआरटी को समझा दे तो आपको वीडियोस ही नहीं मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम के ही मिलते हैं, और इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हो बिकॉज आपको कोई और वीडियो नहीं मिला है। एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही होता था। सो अब मैंने ये ठान लिया कि मैं आपके साथ शायद वो नहीं होने दूँगा, बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराऊंगा। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने नीट 2016 जो कि पहला था नीट का सेशन, वो मैंने दिया था। नीट 2017 भी दिया था एंड एट द सेम टाइम मैंने 18 भी दिया था। 3 अटेम्प्ट मारे थे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने क्वाइट कर दिया था। इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था 17 वाले में सिलेक्शन हो गया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरा बहुत रैंक बहुत नीचे आई थी, मुझे अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही थी, बहुत दूर मिल रही थी अच्छी रैंक हो जाओ तो मैंने कहा यार अगले साल और हो जाएगा, अच्छी रैंक आएगी। फिर अगले साल नहीं हुआ, फिर फॉर सम रीजन आगे कैरी ऑन नहीं हो पाया। बहुत पर्सनल रीजन थे, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, फाइनेंशियली इतना। फिर भी मैंने 2018 में प्रिपरेशन की, फिर नहीं हुआ। फिर मैंने एमएससी की प्रिपरेशन की, पहले बीएससी क्लियर हुआ मेरा, फिर एमएससी क्लियर हुआ। ठीक है, मैंने एमएससी किया है बॉटनी में। यस गाइस, मैंने बॉटनी में एमएससी किया है, यानी कि बॉटनी में हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं यार तो मैंने बॉटनी में मास्टर्स किया है बॉटनी में, और बैचलर भी किया है साइंस में, तो अच्छी खासी नॉलेज है मेरे को। एंड नाउ आई एम ए प्राइवेट एजुकेटर। मैं एक प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, लोकल कोचिंग है, क्वांटम नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा शायद। क्वांटम में मैं पढ़ाता हूँ बॉटनी। नाम भी बताऊंगा अपना, बट एक वीडियो तो देख लो यार मेरा नाम की। चलो शुरू करेंगे, अब बहुत बातें हो गई। ठीक है, तो अच्छा खासा नॉलेज है, मैं क्वांटम में पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 साल से क्वांटम में। ठीक, चलो नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज थोड़े रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप यदि किसी कोचिंग में पढ़ा रहे हो तो कहीं और जगह आप नहीं पढ़ा सकते, तो दैट वाई मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। चलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड थोड़ा बहुत समझा है तो उसके बाद में अच्छा समझ आएगा। तो लिविंग वर्ल्ड हमने क्लियर कर लिया है, आप लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर भी देख सकते हैं। एंड चलो स्टार्ट करेंगे। ये पढ़ने से पहले एनसीईआरटी एक बार मैं आपको किंगडम मोनेरा से पहले का, यानी कि मोनेरा जगत से पहले का, ये जो जितनी भी एनसीईआरटी की लाइंस है, जितनी भी एनसीईआरटी की लाइंस है, 1-2 पेजेस है, ये आपको मैं एक बार समरी बता देता हूँ। इसकी नोट्स एक टाइप ऑफ का है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो कि क्वांटम के नोट्स है, क्वांटम कोचिंग के, वो पढ़ा देता हूँ। 2 मिनट चला। ओके, और एलन के मॉड्यूल्स भी आते हैं हमारे पास, तो वो भी आपको मैं बता दूँ, इससे भी आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, एलन के मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे हम। चलो स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, इससे पहले आपको एक समरी दे देता हूँ, नोट्स लिख लेते थोड़े। एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे आप, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे और एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दो। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ेगी, टेंशन मत लो। एक बार थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो कि क्या है इस चैप्टर में। तो देखो, सभ्यता से पहले, सुनना, सभ्यता से पहले बहुत सारे लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। जब सभ्यता नहीं आएगी तो उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रयास किया था। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने क्या प्रयास किया था, वर्गीकरण का प्रयास किया था कि किसी तरह से लोगों को वर्गीकरण। तो सभ्यता से पहले लोगों ने वर्गीकरण कैसे की, वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किए कि
वर्गीकरण ऐसे किए लाइक उनको बांट दिया लाइक कपड़ों के आधार पर कि जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उनको अलग बांट दिया, जो कपड़े नहीं पहनते उनको अलग बांट दिया, जिन ठीक है कपड़ों के आधार पर, बोल चाल के आधार पर कि जो ऐसे बोलते हैं उनको अलग बांट दिया, भाषा के आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर बांटा था, ठीक है, जो कि उतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है यार, इनके आधार पर बांटना क्या सही है, नहीं है। तो इसके बाद में हमें साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जरूरत थी, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले यानी कि वैज्ञानिक वर्गीकरण कि विज्ञान की दृष्टि से, ये क्या विज्ञान की दृष्टि से दिए हैं, ये कपड़ों ये विज्ञान में दिया, बोलचाल भाषा ये विज्ञान की दृष्टि से वर्गीकरण नहीं है। तो विज्ञान की दृष्टि से वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया था? अरस्तु ने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटस। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटस। हिंदी में लिखेंगे हम एरिस्तु, इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटस। अरस्तु, एरिस्टोटस। सुनोगे आप सब? तो अरस्तु ने वर्गीकरण सबसे पहले प्लांट्स को कैसे किया? प्लांट्स को 3 महत्वपूर्ण चीजों के आधार पर वर्गीकृत किया। अरस्तु ने, थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, अरस्तु ने प्लांट्स को 3 चीजों के आधार पर वर्गीकृत किया। कौन कौन सी थी वो 3 चीजें? तो एक तो था शाक, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको, इंग्लिश में यहाँ इसका कॉल आ गया था दोबारा। शाक नहीं, आप हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री याद रखो, ठीक है, शाक ही बहुत शुद्ध हिंदी हो जाएगी। अब हर्ब्स, श्रब्स और ट्री को वैसे एनसीईआरटी में भी ऐसे दे रखा आता है, ये रहा, वृक्ष, झाड़ी और शाक, ठीक है, वृक्ष, झाड़ी और शाक, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, ठीक है। झाड़ी को कहते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ठीक है, श्रब्स, ठीक है, वृक्ष को ट्री कहते हैं, आपको पता ही है, और शाक को कहते हैं हर्ब्स, ओके। तो देखना, प्लांट्स को हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज में बांट दिया। किसने बांटा? अरस्तु ने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में बांट दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही लक्षण लिया, क्या एक ही लक्षण लिया कि वो ग्रो कैसे हो रही है? तो इसमें ओनली 1 लक्षण, ठीक है, एक ही लक्षण लिया। वो लक्षण क्या था? ग्रोथ हैबिट। ग्रोथ हैबिट लिए ना भाई, अरे यार ग्रोथ हैबिट ही लिए ना। हर्ब्स, श्रब्स, हर्ब्स मतलब शाक, ये झाड़ी, शाक, झाड़ी और ट्री, ये क्या है? ग्रोथ हैबिट ही है ना। पौधा छोटा होता है, झाड़ी थोड़ी बड़ी होती है और पेड़ बड़ा होता है, तो ये ग्रोथ हैबिट यानी कि वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं, किस तरह बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर लिया। फिर ये तो प्लांट्स में बांटा। एनिमल्स में कैसे बांटा? एनिमल्स में ऐसे बांट दिया कि जिनमें रेड ब्लड होगा, जैसे कॉकरोच होता है भाई, रेड ब्लड, जैसे कॉकरोच होता है, ठीक है, कॉकरोच में रेड ब्लड नहीं होता, तो उसको अलग बांट दिया। इंसान है, इंसान में रेड ब्लड होता है, तो इंसान को अलग बांट दिया। तो ऐसे है कि एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड होता है और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता उनको अलग बांट दिया। ये था एरिस्टोटस यानी कि अरस्तु का वर्गीकरण। अरस्तु का वर्गीकरण बड़ा सिंपल बताया उसने कि प्लांट है, प्लांट को हर्ब, श्रब्स, ट्री यानी कि शाक, झाड़ी और वृक्ष में बांट दिया, और इसमें सिर्फ एक ही लक्षण लिया जो कि थी इनकी ग्रोथ हैबिट के कैसे बढ़ रहे हैं, प्लांट छोटा, झाड़ी थोड़ी बड़ी, और वृक्ष तो सबसे बड़ा होता है। एनिमल्स जैसे रेड ब्लड, किसी में रेड ब्लड होता है, किसी में ब्लैक ब्लड होता है, जैसे कॉकरोच, तो कॉकरोच में रेड ब्लड नहीं होता, तो वो हो गया कि कॉकरोच में रेड ब्लड
एब्सेंट होगा, ठीक है। जिनमें रेड ब्लड होगा उनको अलग बांट दिया, और जिनमें रेड ब्लड नहीं होगा उनको अलग बांट दिया। तो ये तो एरिस्टोटस का क्लासिफिकेशन कि रेड ब्लड की डिपेंडेंसी पे, रेड ब्लड जिनमें होगा उनको अलग बांट दिया, रेड ब्लड जिनमें नहीं होगा उनको अलग बांट दिया, हर्ब्स को अलग बांट दिया, श्रब्स को अलग बांट दिया, और ट्रीज को अलग बांट दिया। ये था एरिस्टोटस का क्लासिफिकेशन। अगला देख, अगला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन, ठीक है। यदि आपको सीधी एनसीईआरटी ही पढ़नी है तो मैं लाइव नहीं हूँ, आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, और जिन्हें देखना है कि हाँ भाई थोड़ा समरी देखनी है, ताकि एनसीईआरटी देखो, सीधी एनसीईआरटी बहुत हार्ड लैंग्वेज होती है, समझ बहुत मुश्किल आती है, तो अच्छा होता है कि पहले आप थोड़ा जान लें उसके बारे में। हाँ वही है कि कोचिंग में पढ़ रखा है, यूट्यूब से कहीं और पढ़ लिया, एनसीईआरटी ही भागी रहेगी, तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, सीधा एनसीईआरटी पढ़ाने वाले पार्ट पे आ जाइए, ठीक है। ओके, कंटिन्यू करेंगे। दूसरा था कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन। कैरोलस, थोड़ी अच्छी राइटिंग लिखूंगा। कैरोलस लीनियस का क्लासिफिकेशन। देखो भाई, कैरोलस लीनियस ने क्लासिफाई किया बस पूरे लिविंग वर्ल्ड को, यानी कि जितने भी लिविंग चीजें हैं इस दुनिया में, उनको बस एक ही चीज के डिपेंडेंसी पे क्लासिफाई किया, वो था सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहते हैं इसे हिंदी में, इतना पता होगा सबको, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो पक्का ही पता होगा, जो क्लास 11 में ऐसे ही पढ़ रहे हैं स्कूल से उनको शायद नहीं पता होगा। इसे कहते हैं कोशिका भित्ति। तो देखो सेल वॉल यानी कि लीनियस ने एक ही चीज पे सबको बांट दिया, वो थी सेल वॉल। कैसे बांटा? इसका मतलब है सेल वॉल उपस्थित है, प्लस का मतलब उपस्थित होता है, और माइनस का मतलब सेल वॉल नहीं है। लीनियस ने जिनको सेल वॉल, जिनके अंदर सेल वॉल है उनको अलग डाल दिया, और जिनके अंदर सेल वॉल है ही नहीं उनको अलग डाल दिया। ये था लीनियस का क्लासिफिकेशन कि जिनमें सेल वॉल है उनको लीनियस ने कहा कि ये तो प्लांट्स है तो उनको प्लांटी बना दिया, प्लांट्स को प्लांटी बना दिया। और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है उनको कहा कि ये तो एनिमल है, तो इसलिए उनको किंगडम एनिमिलिया में डाल दिया, ठीक है। तो ये जो है ये टू किंगडम यानी कि दो जगत, ये कैसे वगैरह किए ना, दो जगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण है। कैरोलस लीनियस का वर्गीकरण दो जगत कैसे? दो ही जगत है ना, प्लांटी और एनिमिलिया। जिनमें कोशिका भित्ति है उनको प्लांट्स में डाल दिया, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है उनको एनिमिलिया में डाल दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है, सही है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इसके क्या है कि इसकी कमियां क्या थी, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कमियां क्या थी, तो इसकी कमियां देखते हैं कि इसकी कमियां क्या थी। इस क्लासिफिकेशन की कमियां क्या थी, क्या कमियां थी इस क्लासिफिकेशन की? वी शैल फाइंड आउट, हम देखते हैं। कमियां ये थी, सबसे पहली कमी तो बेटा यही कमी थी कि इसने प्रोकैरियोटिक, आपने पढ़ा होगा, आपने यदि सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है ना, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, ये चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा यूकैरियोटिक क्या होती है, प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते? बैक्टीरिया नहीं आते, जीवाणु, हिंदी में लिखो शुद्ध हिंदी, जीवाणु। और यूकैरियोटिक में कौन आता है? यूकैरियोटिक में कौन आता है? पौधे, प्लांट्स कह सकता हूँ, पौधे, प्लांट्स कह सकता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को प्लांटी में डाल दिया, इन दोनों के अंदर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल होती है तो इसने कहा कि जिनमें सेल वॉल होती है तो प्लांट होगी, तो प्लांटी में डाल दिया। यानी कि बैक्टीरिया को इसने कहा तू प्लांट है, बैक्टीरिया को प्लांट कह दिया भाई साहब।
बैक्टीरिया को प्लांट कहा है? किसने? कैरोलस लिनियस साहब ने। क्यों कहा? क्योंकि इसने कहा था कि जिनमें सेल वॉल होगी वो प्लांट है, जिनमें सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमल है। बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होती है, तो मतलब बैक्टीरिया प्लांट है। अजीब लग रहा है ना सुन के कि बैक्टीरिया प्लांट, यार ये थोड़ी बात हजम नहीं हुई कि बैक्टीरिया को प्लांट पे डाल दिया, प्लांट पे डाल दिया तो प्लांट की किंगडम हो गया। हाँ जी, तो लिनियस साहब के अनुसार बैक्टीरिया क्या है? प्लांट है। क्यों है? क्योंकि इसके सेल वॉल होती है, जिनके अंदर सेल वॉल होती है वो किस में होते हैं? प्लांट ही में होते हैं। ये कमी है कि बैक्टीरिया को प्लांट बता दिया। क्यों बताया? कि सेल वॉल है। चलिए ये तो एक ही था भाई। अब और सुन, और बहुत सारी कमियां इसकी। यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिक। यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिक समझते हो, एक कोशिक की। मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है बहुकोशिक। मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है बहुकोशिक। यूनि का मतलब होता है एक कोशिक। ठीक है, लिख लूं क्या हिंदी में? एक कोशिक। और मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है बहुकोशिक। तो देखो यार, लिनियस ने मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर का एक एग्जांपल लेते हैं। सेल्युलर का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया जैसे कैलाइनोडायनेमस। ठीक है, कैलाइनोडायनेमस। ठीक है, हिंदी में देखो जैसे कैलाइनोडायनेमस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। एक कोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय जिनके अंदर दो से ज्यादा कोशिका होती है वो है स्पाइरोगोइरा। तो इसने मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिका बहुकोशिकीय दोनों को साथ में डालिए। क्यों डाला? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है। इनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, और जिनके अंदर कोशिका भित्ति होती है लिनियस का नाम वो क्या है? प्लांट है। तो उनको प्लांट के अंदर डाल दिया। यानी इसने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर यानी कि एक कोशिका बहुकोशिका को एक ही किंगडम में डाल दिया, एक ही जगत में डाल दिया। कैसे? अलग अलग है। यूनि वो एक, उसमें एक कोशिका है, इसमें बहुत सारी कोशिका है। अलग अलग रखना भाई, एक क्यों डाला? तो इसने कहा नहीं, इनके अंदर तो क्या कहते हैं, वो है प्लांट्स है, इनके अंदर तो सेल वॉल है, तो ये प्लांट हुआ। तो ये भी गलत बात है। और सुनो यार, बहुत सारी कमियां है इसकी। और सुन, तुम सुनते जा। इसने हेटेरोट्रॉफ और प्रोटेरोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी एंड विषमपोषी को एक साथ डाल दो। क्यों डाला? स्वपोषी लाइक प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो है तो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी जैसे ह्यूमन मान लूं मैं, ह्यूमन विषमपोषी लाइक फंगस। ह्यूमन क्यों नहीं माना सर? विषमपोषी तो ह्यूमन भी होता है। ह्यूमन कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना, फिर ह्यूमन में सेल वॉल नहीं होती, वो अलग किंगडम में आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल होगी तो इनमें प्लांट्स डाले। यानी कि इसने फंगस यानी कवक, इसने कहा कवक भी प्लांट है, कवक भी प्लांट है। गलत बात है यार, कवक कैसे प्लांट हुआ? इसने कहा कि अमीबा जो है, अमीबा और पैरामीशियम नाम सुना होगा। अमीबा और पैरामीशियम, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने कहा कि अमीबा और पैरामीशियम तो क्या है? एनिमीलिया है। इसने कहा अमीबा और पैरामीशियम तो क्या है? एनिमल्स है। अमीबा को जानवर कह दिया, अमीबा को इसने एनिमल कह दिया। पागल है यार ये। तो इसमें एक ही लक्षण पे ध्यान दिया गया है। इसने क्या बहुत सारे लक्षण पे ध्यान दिया? नहीं, इसने देखा सेल वॉल है वो प्लांट है, सेल वॉल नहीं वो एनिमल है, भले वो कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। तो ये तो गलत चीज होगी, ये तो गलत होगी, है ना? ये तो गलत चीज होगी। फिर इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, ठीक है?
प्रॉपर नोट्स है ये, क्वांटम में यही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसने इनको एनीमिलिया में डाल दिया, अमीबा। तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है कि जैसे इनके लिए कोई अलग अमीबा, पैरामीशियम, ये इनको आप, चलो इनको मैं कह दूं प्लांट में डाल दिया तो प्लांट भी गलत हो जाएगा। अमीबा प्लांट थोड़ी, अमीबा पौधा है क्या। तो अमीबा, पैरामीशियम, ये फंगस, कैलाइडोनाइमस, स्पाइरोगोइरा, जीवाणु, इन सब को कोई किंगडम यानी कि अलग जगत ही नहीं मिला, जबकि इनके लिए अलग जगत होना चाहिए। इनको चलो मान लो मैं इनको, इनमें सेल वॉल नहीं भी होती, एनिमल्स में होते, तो क्या जीवाणु एनिमल होता। तो मतलब क्या है कि लीनियस के अनुसार जीवाणु हो गया, ये बहुत सारे ये जीवाणु ही है, ये कवक हो गए, है ना, ये अमीबा वगैरह, इनके लिए कोई अलग जगत है ही नहीं, इनको अच्छी तरह से वर्गीकृत हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे केवल एक लक्षण पे ध्यान दिया गया, केवल इसका मतलब क्या है कि एक ही लक्षण पे ध्यान दिया, सेल वॉल, इसलिए इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। इसे कौन सा वर्गीकरण कहते हैं, तो कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये लीनियस वाला समझ आ गया, ये टू किंगडम है, ठीक है, ये टू किंगडम, दो जगत वर्गीकरण है, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, फालतू का टाइम हिस्ट्री किए बिना, एनसीईआरटी भी पढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन है नए वैज्ञानिक का नाम है बेंथम एंड हुकर। ओके, तो नए साइंटिस्ट पे आते हैं। ओके, तो तीसरा नया साइंटिस्ट है बेंथम एंड हुकर। ठीक है, तो ये बेंथम एंड हुकर, तो देखो यहाँ पे बेंथम और हुकर ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ बेंथम और हुकर ने सिर्फ और सिर्फ सीडेड प्लांट्स जिसे कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा, सीडेड प्लांट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिसको ही स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। सीडेड प्लांट्स का मतलब हो गया बीजीय पादप, जिसके अंदर बीज हो, ठीक है। तो लिख सकते हैं बीज युक्त पादप, जिसके अंदर बीज हो उसे सीडेड प्लांट कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, जिसके बीज हो। तो देखिए सुनना, क्या क्या होता है, थैलोफाइटा, जिसे क्या कहते हैं, एल्गी, ठीक है। जो एल्गी होती है वो थैलोफाइटा में आती है, ठीक है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पैटेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियो के भी दो पार्ट होते हैं, एक डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है ना, ठीक है। तो देखो इन सब में से ये दो ही सीडेड प्लांट्स है। मैं सीडेड प्लांट्स लिख रहा हूँ, आप बीज पादप भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ही मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में ही बीज होते हैं, ठीक है। तो ऐसी 202 प्रजातियां, 202 ऐसे प्लांट्स के प्रकार है, 202 फैमिलीज,
दोस्तों दो ऐसी परिवार है, इनकी फैमिली, आपने लिविंग वर्ड पढ़ा होगा, लिविंग वर्ड पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर से पहले, थोड़ा कनेक्टेड है। तो यदि आपने लिविंग वर्ड पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 202 फैमिली का मतलब क्या है। तो 202 फैमिलीज है सीडेड प्लांट्स, यानी कि 202 परिवार ऐसे हैं पादप यानी कि पौधों के अंदर जिनके अंदर बीज होता है। कौन कौन से है ये चेक कर लेते हैं। स्पर्मेटोफाइटा लिखा है मैंने, है ना, स्पर्मेटोफाइटा, इसको इंग्लिश और हिंदी में स्पर्मेटोफाइटा ही कहते हैं। तो कितनी फैमिली स्पर्मेटोफाइटा की? 202 फैमिली, 202 फैमिलीज है भाई, ठीक है। अब इनको 202 फैमिली से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। डाइकोट, जो कि जिम्नो का ही, एंजियो का ही पार्ट है, डाइकोट, जिम्नो एंड मोनोकोट। ठीक है, जिम्नो का मतलब जिम्नो स्पर्म, ठीक है। तो देखो 202 फैमिलीज में से 202 फैमिलीज में से 165 फैमिलीज 202 में से 165 फैमिलीज जो है वो डाइकोट की है। डाइकोट की, ठीक है। जिम्नो की 3 फैमिलीज है और मोनोकोट की 34 फैमिलीज है, ठीक है। ये यही है और क्या है, ठीक है। तो देखो जिम्नो की कितनी फैमिलीज है? 3। और एंजियोस्पर्म की कितनी फैमिलीज है? कोई ये पूछ ले तो कितनी होगी? तो 165 प्लस 34 कितने हो जाते हैं? 165 और 34 कितने हो जाते हैं ना? कितने? 199, 199। तो 199 किसकी है? एंजियोस्पर्म की फैमिलीज है 199, 199। और जिम्नो की है 3, ठीक है, समझ गए। डाइकोट और मोनोकोट एनजीओ के ही पार्ट है, एनजीओ को 2 भागों में विभाजित कर दिया, डाइकोट और मोनोकोट। अब देखना आप, इसके पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है, ये प्रॉपर नोट्स है तो इनकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइट है, ये तो आपको समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। क्लियर है ये कि 202 ऐसे परिवार है जिनमें क्या होती है? बीज होते। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पेज चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या दिक्कत है भाई, बता दे। हुँ? क्या दिक्कत दिख रही है? कुछ तो कुछ दिख रहा है यार, सामने ही दिख रहा है। प्रॉब्लम ये है साहब कि जिम्नो को यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। क्या कर्म क्या होता है? ये कर्म है, ऐसे नहीं कि आप पहले पेटेरिडोफाइटा बोल दो फिर थैलो, ऐसे नहीं, थैलोफाइटा, पेटेरिडोफाइटा, फिर जिम्नो, फिर ब्रायो, ऐसे नहीं। पहले आपको थैलोफाइटा बोलना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले थैलोफाइट आया, फिर ब्रायोफाइट आया, फिर पेटेरिडोफाइट आया, फिर जिम्नो आया, फिर एंजियो आया। तो ये कर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या कर्म फॉलो हो रहा है? पहले डाइकोट लगाया, डाइकोट जो कि किसका पार्ट है? डाइकोट किसका पार्ट है? एंजियोस्पर्म का है। तो पहला आप एंजियो लिख रहे हो फिर लिख रहे हो जिम्नो, तो गलत हो जाएगा। आपको पहले जिम्नो लिखना था फिर आप डाइकोट लिखते, तो डाइकोट मोनोकोट दोनों एंजियो के भाग हो गए और पहले जिम्नो हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप एक लिख सकते हैं, हिंदी में ही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है ये, चलो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्या लिखेगी कि डाइकोट तथा जिम्नो को सही स्थान पर नहीं रखा। डाइकोट और जिम्नो को क्या है? सही स्थान पे नहीं रखा। तो सही स्थान होना क्या चाहिए था? सही स्थान, ठीक है। तो सही स्थान क्या, वो कैसा होना चाहिए था? सही स्थान कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था, जिम्नो 3 फैमिलीज, ठीक है। फिर डाइकोट, मोनोकोट 199। तो ऐसे लिखना चाहिए था,
जबकि इसने पहले डाइकोट, फिर जिम्नो, फिर मोनो, तो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही कमी है इसकी। ठीक है, एक किताब भी लिखी थी इसने। ठीक है, एक किताब भी लिखी थी इसने, क्या नाम था इस किताब का? जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, अच्छा लिखते थोड़ा। ठीक है, किताब थी इसकी जेनेरा प्लांटेरम बेंथरम और हुकर की। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, किताब है जेनेरा प्लांटेरम, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अरे बोल, इसमें कोई डाउट होना है जी? ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन नोट्स है भाई, फ्री में मिलेगी। बस आपको क्या करना है, बस आपको जो नीचे नंबर दिए वहाँ पे मुझे मैसेज करना है। चलो फाइनल आते, फिर अपन एनसीईआरटी पढ़ ही लेंगे। एक फाइनल बात है, दो एक्चुअली। चलो कार्ल वूज का क्लासिफिकेशन। चलो अब आता है कार्ल वूज, बाद में पहले आर एच व्हिटेकर। आर एच व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन देख ले भाई। ठीक है, कौन सा है? चौथा क्लासिफिकेशन आर एच व्हिटेकर, जो कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले, इसी पे डिपेंड है पूरी जूलॉजी बॉटनी। सारे क्लासिफिकेशन आर एच व्हिटेकर की ही मानते हैं, और कोई भी क्लासिफिकेशन मानते नहीं है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई कमी है। इसमें कोई कमी है क्या? कमी तो इसमें भी है, लेकिन वो उनसे कम है, इसलिए ये मान लेते हैं। और ये क्लासिफिकेशन जो है कैसा है? ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम में विभाजित किया गया। कौन कौन से वो 5 किंगडम, वो भी देखेंगे, लेकिन विभाजित किस आधार पर किया वो भी देखना जरूरी है। तो पहला है, ये इंग्लिश में लिखा दूं क्या? एनसीईआरटी तो हिंदी में हम पढ़ ही लेंगे, एक बार इंग्लिश में लिख लो। ये सेल कॉम्प्लेक्सिटी, सेल कॉम्प्लेक्सिटी यानी कोशिका जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंग्लिश प्रेफर नहीं करते हो कि इंग्लिश में, तो बिल्कुल इंग्लिश तो बिल्कुल पढ़नी नहीं है, ऐसा है तो हिंदी तो एनसीईआरटी में है आपकी, तो आप वहाँ से मैं अब आपको बता दूंगा। ठीक है, जब ये वर्ड्स आएंगे एनसीईआरटी में जो मैंने लिखे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये वही वर्ड्स है जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाए थे। ठीक है, क्योंकि इसका भी हिंदी मतलब मुझे पता नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूँ बेसिकली, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन क्वांटम में सिर्फ इंग्लिश मीडियम है, अभी हिंदी मीडियम है नहीं। तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, तो हिंदी का थोड़ा नॉलेज अभी घटता जा रहा है, इंग्लिश ही आती है ज़्यादातर। ठीक है, मेडिकल की पढ़ाई बेसिकली इंग्लिश में होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इसलिए आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत आती है यार। सेल कॉम्प्लेक्स मतलब कोशिका की जटिलता आई थी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणु की जटिलता। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी आहार का प्रकार, आहार का प्रकार। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, और फाइलोजन यानी जाति वर्ध्यता। ठीक है, तो ये 5 उसने लिए थे। ये जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब इन पांचों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे नहीं दे रखा है, लेकिन आपके समझने के लिए हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब। अभी इनको एक बार याद रख लेने के लिए लिख पढ़ा दिया, बाकी ये अभी आपको बेसिकली नोट्स में मैंने ऐड करवा दिए, बट समझाऊंगा इनको जब हम अभी थोड़ी देर बाद में एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। देख ले भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई अभी, अब ध्यान से देखना। 2 मिनट यार, वॉइस इशू हो रहा है मुझे पता है, लेकिन अभी मैं ईयरफोन से थोड़ा शूट कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में शायद माइक मैंने ऑर्डर कर दिया अमेज़ोन से, इट विल बी डिलीवर सून। और ठीक है, आप थॉट है कि क्वांटम कहाँ पे है, तो बेटा क्वांटम एक ही जगह पे है पूरी इंडिया में, वो है शिक्षा की काशी। नाम नहीं लूँगा मैं, ठीक है, मेरी फील्डिंग सेट होने वाली है, लेकिन
चलो बता देता हूँ। शिक्षा की काशी पे है, ठीक है। कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा की काशी कहाँ पे है, कमेंट में बताना शिक्षा की काशी किसे कहा जाता है। वहाँ पे है क्वांटम, और वहाँ पे मैं रहता हूँ। वहाँ का नहीं हूँ बट वहाँ पे अभी रह रहा हूँ, ठीक है। क्वांटम एक बार आपको क्यों नहीं करेंगे हम कभी, अभी तो नहीं आ रही, कम से कम 1000 फॉलोवर होएगा तब क्यों नहीं करेंगे, तब बताऊंगा सारी चीज़। अब देखो, RH विटेकर ने, ठीक है, ये तो वर्गीकरण के आधार थे, ठीक है ना। ये वर्गीकरण के आधार, ये लिख लेता हूँ मैं, आप पता नहीं लगेगा यार। आधार, आधार कैसे, आधार जैसे हमने कैरोलस लिनियस का देखा था कि इसने सेल वॉल के आधार पर किया, बेंथम हुकर दिया कि तो इसने बीजीय पादप के आधार पर किया, तो इसने इन 5 चीज़ों के आधार पर किया, ठीक है, जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड, तो कैरोल, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया जाता है। लिविंग वर्ल्ड को आपको पता होगा कौन कौन से, एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, जिसको मैं प्रोक लिख रहा हूँ, और यूकैरियोटिक जिसको मैं यूके वाई यूके लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक। देखो तो जितने भी प्रोकैरियोटिक है इस दुनिया में, उनको RH विटेकर ने एक किंगडम दे दिया, उसका नाम था किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज हैं, यानी कि जितने भी जीवाणु हैं, उनको मोनेरा में डाल दिया, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद मोनेरा भी पढ़ने वाले हैं, तो मोनेरा में डाल दिया, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में उसने क्या किया, खेला क्या खेला कि उसने और यूकैरियोटिक में और डिवाइड कर दिया ताकि स्टडी इजीली हो पाए। यूकैरियोटिक में डाल दिया कि यूकैरियोटिक में भाई मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर एंड, यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। मोनेरा में है वो भी सारे यूनिसेलुलर ही है, लेकिन वो प्रोकैरियोटिक वाले यूनिसेलुलर है। ये यूकैरियोटिक वाले जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनको डालिए प्रोटिस्टा में, यानी कि जैसे अमीबा वगैरह, इन सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया। और जितने भी जीवाणु हैं, बैक्टीरिया, कोरोना वगैरह, उन सबको किस में डाल दिया, मोनेरा में, ठीक है ना। इनको किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम लिखना जरूरी है। इन सबको किस में डाल दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में, है ना। तो इन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। अब देखो, मल्टी सेल्यूलर और एक और होता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर और एक होता है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर हमने पढ़ लिया, और एक अब पढ़ेंगे मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर जिसमें 2 से ज़्यादा कोशिकाएं होती है, उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। मल्टी सेल्यूलर के अंदर भी इसने बांट दिया। मल्टी सेल्यूलर में इसने एक ने कहा, एक तो होता है भाई साहब स्वपोषी, यानी कि ऑर्थोट्रॉप्स, स्वपोषी, और एक कहा कि एक होता है भाई साहब विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए उन्हें विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी में इसने रखा किंगडम प्लांटी, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और तो उन्हें कह दिया कि किंगडम प्लांटी क्या है, स्वपोषी, यानी कि जितने भी प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें सबको कहाँ डाल दिया, किंगडम प्लांटी में डाल दिया। अच्छा भाई, बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन। अब विषमपोषी, यहाँ पे भी उसने डिवीजन किया, यहाँ पे भी डिवीजन किया। यहाँ पे डिवीजन किसके आधार पर किया, यहाँ पे 2 चीज़ों के आधार पर किया। एक था अवशोषण और एक था अवशोषण, एक था, इसे आप अवशोषण या फिर उससे याद मत रखो, आप रखो इंग्लिश में याद, इंजेक्शन और अब्जॉर्प्शन, ठीक है। हिंदी उसका मुझे पता नहीं अभी, सॉरी। एब्जॉर्प्शन और इंजेक्शन, ठीक है। अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि पहले पाचन करेंगे फिर खाएंगे। कोई कोई यार, समझो ना, कोई वस्तु थी,
ठीक है, ये कोई, ये है कोई कोई चीज़ है, मतलब कोई यार फंगस कहते हैं, जो पहले एब्जॉर्प्शन करते हैं उन्हें फंगस कहते हैं। ठीक है, फंगस। तो ये अमीबा है मान लो। ठीक है, ये कोई भोजन का टुकड़ा है। तो इसको पहले वो इसको अपने पास में बुलाएगा, इसके पास में बुलाएगा, और क्या करेगा, पाचन करेगा, अंदर लेगा, धीरे 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 अंदर लिया, इसका पाचन करेगा, फिर खाएगा। पहले पाचन करेगा फिर खाएगा। सॉरी भाई, अमीबा जो है वो आता है फंगस में, प्रोटिस्टा में नहीं आता। सॉरी, भूल गया था मैं, थोड़ा बोल दिया था गलती से मैंने, भूलता तो नहीं था। ठीक है, तो ये अब्जॉर्प्शन जो पहले पाचन करेगी फिर खाएगी, वो कौन हो जाएगा, फंगस। इसमें सारे फंजाइज आएंगे। लास्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब हम लोग क्या करते हैं यार, पहले खाते हैं फिर पाचन होता है, नहीं यार, पहले टुकड़ा मुंह में ले गए फिर पाचन होगा ना। तो इसमें कौन आएगा, हमारा किंगडम, यानी कि किंगडम एनिमीलिया। ये देख ले भाई। अब एक बात थोड़ा बाहर बाहर से समझा दूँ तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कोशिका की जटिलता है। सेल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ये मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में बांट दिया, इसी को सेल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोटिक में बांट दिया, यूकैरियोटिक में बांट दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की खाना कैसे खाते हैं, एक विषमपोषी एक स्वपोषी। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एक सेक्सुअल एक सेक्सुअल, वो इसमें नहीं दर्शाया गया है, और फाइलोजेनी भी इसमें नहीं दर्शाई गई है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें आप अब्जॉर्प्शन और इंजेशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है ये सबको, ये क्लियर है ना भाई, ये क्लियर है। तो अब एक ग्राफ, मतलब एक डायग्राम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, याद होना चाहिए सबको, है ना। क्यों याद होना चाहिए सर, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा ये डायग्राम बनाओ, उसके अंदर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उसके अंदर से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली। तो ये डायग्राम बनाता हूँ मैं आपके सामने। मैं बना लेता हूँ पहला। ठीक है, मैं बना लेता हूँ, आपके लिए वीडियो लंबा क्यों करूँ, बना लेता हूँ, चलो। ओके, सो ये दोनों विषम पोषी में आ जाते हैं। ओके, सब देखना। अब अभी भी डायग्राम बाकी है, वो आपको मैं आपके सामने बताऊंगा ताकि इजी समझ आए। एक अलग पेन लेते हैं, ग्रीन बहुत हो गई, रेडी लेते हैं। देखो, तीन लाइनें बनाऊंगा मैं, एक बार ये समझा देता हूँ कि देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बीच में लाइन है, मतलब इसके नीचे वाले, इस लाइन के नीचे वाले सारे प्रोकैरियोटिक होगी, जिसमें एक मोनेरा है, मतलब प्रोकैरियोटिक एक मोनेरा ही होता है। ये देख ले भाई, प्रोकैरियोटिक एक मोनेरा ही है। चलो, इसके ऊपर वाले, इस लाइन के ऊपर वाले, इस लाइन के ऊपर वाले मतलब सारे जितने भी, वो सब यूकैरियोटिक है, जिसमें प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस एंड एनिमिलिया आते हैं। जैसे कि देख सकते हो कि यूकैरियोटिक में ये सब है। ठीक है, फंगस, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा भी है। ठीक है, तो ये सब जो है यूकैरियोटिक में आते हैं, तो मतलब ये लाइन के ऊपर है। अगला देखना, फिर
इस लाइन के नीचे आते हैं, इसका मतलब है कि ये यूनिसेल्युलर है। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा। सर मोनेरा तो प्रोकैरियोटिक है, तो बेटा प्रोकैरियोटिक भी यूनिसेल्युलर ही होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक आर आल्सो यूनिसेल्युलर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक आर आल्सो यूनिसेल्युलर, तो इसमें ये दोनों यूनिसेल्युलर हो जाएंगे और प्रोटिस्टा तो है ही। फिर इसके ऊपर वाले सारे मल्टी सेल्युलर हो जाएंगे। ठीक है, एज यू कैन सी ये तीनों मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, तो ये तीनों मल्टी सेल्युलर है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखना, लाइन बनाऊंगा एक, ये लाइन बहुत कुछ बता के जा रही है। 3 लाइनें बनाऊंगा बेसिकली। ठीक है, 3 लाइनें बनाई है मैंने। इस लाइन के ऊपर मैं लिखूंगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब इस लाइन को टच करके आने वाले सारे प्रोड्यूसर है जो कि भोजन को स्वयं बनाते हैं, यानी कि सब क्या हैं, स्वपोषी है। यानी कि मोनेरा भी स्वपोषी होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, प्रोटिस्टा भी कुछ कुछ स्वपोषी होते हैं, प्लांटी तो सभी स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये दोनों भले ही कुछ 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 हैं लेकिन है तो सही, ये कुछ कुछ है बट है तो सही, तो ये भी स्वपोषी यानी कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब जो अपना स्वयं बनाते हैं। डीकम्पोजर, डीकम्पोजर का मतलब होता है भोजन का विघटन, फंगस अमीबा ये सब भोजन का विघटन करते हैं। मोनेरा भी थोड़ा बहुत कर लेता है, प्रोटिस्टा भी कर लेता है, फंगस तो करता ही है डीकम्पोजर। ठीक है, और फिर ये तीसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, ग्राहक। ग्राहक क्या करता है, सिर्फ चीज़ों का यूज़ करता है। तो इसने इसने जो चीज़ें बनाई इसका यूज़ कौन करेगा, एनिमलिया। हम क्या भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं। ये ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया है मेरे से, ग्राफ थोड़ा सा गलत बन गया है एक्चुअली। अब ठीक है, ये ग्राफ ऐसा होगा, मतलब मोनेरा कंज्यूमर नहीं है, मोनेरा अपना भोजन स्वयं बनाता है, मोनेरा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि प्रोटिस्टा स्वयं भी बनाता है और दूसरों का बनाया हुआ खा भी लेता है ना, समझ गए। ये था इसमें। ठीक है, मोनेरा कीमोसिंथेसिस करती है, मोनेरा कीमोसिंथेसिस करता है। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, तो इसे हिंदी में कहते हैं रसायन संश्लेषण। रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है। ठीक है, जमीन में से या फिर अपने अंदर से रसायन मुक्त करता है जिससे अपना भोजन बनाता है। और प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, मोनेरा। कौन करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर है, स्वपोषी 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 जितने भी तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण ये तीनों, ये लाइन वाले तीनों क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण भी करेंगे। लिख ले भाई, प्रकाश संश्लेषण तो कौन करेगा, ये लाइन वाले तीनों। ठीक है, समझ गए पक्का। चलो भाई, समझ तो आ गया तुम लोगों को, समझ तो आ गया ना, विदाउट समझ आ गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अपने मन में जवाब देना है, मैं ये नहीं कहूँगा कमेंट सेक्शन में लिख लो, है टाइम वेस्ट ही होता है उससे। तो मैं ये कहूँगा अपने मन में ही जवाब दे दो, मैं बता दूंगा कि आपने सही जवाब दिया गलत दिया। ठीक है, हाँ ये एक चीज़ मिस हो गई, 2 मिनट यार, 2 मिनट लूँगा अगेन, कि इसमें से अब्जॉर्प्शन और इंजेशन ये मैंने नहीं दिखाया ना आपको, ये दो चीज़ अब्जॉर्प्शन और इंजेशन। ठीक है, ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन और इंजेशन ये नहीं दिखा, ये दिखा देता हूँ। अब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, फंगस, तो यहाँ फंगस के ऊपर लिख लेता हूँ अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ लेना यार, जगह ही नहीं है, अब्जॉर्प्शन लिख लिया। और इंजेशन कौन करेगा, एनिमल्स, तो इंजेशन। ठीक है,
ये तो यहाँ पे लिख रखा है, तो यहाँ पे ज़्यादा वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ गए? समझ जाओगे ना पक्का? डाउट है कोई? डाउट है भाई, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर अपना डाउट भी भेज सकते हो, ठीक है? जवाब दूंगा सबको, सबको जवाब मिलेगा। जो व्हाट्सअप नंबर दिया है यहाँ, उस पर अपना डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है? कोई पर्सनल चीज़ पूछोगे वो तो भाई बताने से रहा, डाउट ही बता सकता हूँ, ठीक है? देखो अभी मैं कोचिंग रेस्ट्रिक्टेड हूँ भाई, पैसे कमाने के लिए कोचिंग तो जाना पड़ेगा। जब यूट्यूब से अर्निंग शुरू हो जाएगी तब मैं क्वांटम कोचिंग छोड़ दूंगा, और कोचिंग जब छोड़ूंगा, देखो अलग पांडे की तरह मुझे अब कहानी बनानी है, फिजिक्स वाला। आई वॉन्ट टू मेड अनदर फिजिक्स वाला, मुझे एक और फिजिक्स वाला बनाना है। एक अलग पांडे ने बनाया था, एक कोई और बनाएगा जो कि मैं होने वाला हूँ, ठीक है? तो मुझे उसी की तरह बनाना है। तो मैं क्वांटम छोड़ दूंगा जब मेरे यूट्यूब से महीने का 10,000 कमाने लगा। मतलब क्वांटम में भी अभी मेरी सैलरी क्वांटम में 1 लाख है महीने का, मैं 10,000 कमाने लगूंगा यूट्यूब से, तब मैं छोड़ दूंगा। एटलीस्ट मेरा खुद का तो, मैं खुद के लिए तो कमा रहा हूँ, खुद के लिए तो हार्ड वर्क करूँगा, वरना मैं उनके लिए क्यों करूँ, ठीक है? ठीक है, दैट्स वाई। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, जब मैं क्वांटम छोड़ दूंगा अपना फेस रिवील भी कर दूंगा भाई साहब। चलो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट जवाब देना। पहला क्वेश्चन देख भाई, कि इसमें से प्रोकैरियोटिक कितने हैं? पहला है, इसमें से प्रोकैरियोटिक कितने हैं बताओ? प्रोकैरियोटिक, इसको ही देखो, ऊपर वालों को मत देखो। प्रोकैरियोटिक कितने हैं? प्रोकैरियोटिक कौन कौन है? प्रोकैरियोटिक क्या एक मोनेरा दिख रहा है तुम्हें? अरे बता यार, प्रोकैरियोटिक क्या मोनेरा ही दिख रहा है? और कोई प्रोकैरियोटिक? ये तो सारे ऊपर वाले यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में एक सिर्फ मोनेरा आएगा। क्या आपका सही था? कोई बात नहीं, यदि गलत था तो सही है, तो बहुत अच्छी बात। यूनिसेल्युलर कितने हैं? एक कोशिकीय कितने हैं इनमें से? तो क्या इसके नीचे वाले सारे एक कोशिकीय हो गए? तो प्रोटिस्टा और मोनेरा एक कोशिकीय हो जाएंगे, ठीक है? और बहुकोशिकीय कितने हो गए? क्या इसके ऊपर वाले सारे बहुकोशिकीय हो गए? तो ये तीन जो है बहुकोशिकीय हो जाते हैं, एनिमिलिया, फंगस और प्लांटी, ये तीनों कौन हो गए? बहुकोशिकीय। इनमें से प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो ये तीनों करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, ये तीनों प्रकाश संश्लेषण करते हैं। एक और क्वेश्चन, इनमें से डीकम्पो डीकम्पोजर कौन है? तो ये बीच वाली लाइन वाले डीकम्पोजर है ना। तो कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस। इनमें से बहुकोशिकीय परपोषी कौन है? बहुकोशिकीय भी और परपोषी भी। तो सबसे पहले बहुकोशिकीय ढूंढो। बहुकोशिकीय कौन कौन है भाई? मल्टी सेलुलर, यानी कि इन तीनों में से कोई, इन तीनों, ये तीन बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय परपोषी, परपोषी का मतलब विषमपोषी जो होता है ना, विषमपोषी लिखो, परपोषी लिखो, क्या अलग बात है रे? यहाँ पे परपोषी भी लिख सकते हो, ये परपोषी भी लिख सकते हो। तो इनमें से बहुकोशिकीय परपोषी तो कौन हुआ? फंगस और एनिमिलिया। ये बहुकोशिकीय भी है और परपोषी भी है, ठीक है? बहुकोशिकीय भी और परपोषी भी। सर बहुकोशिकीय तो प्लांटी भी, इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये स्वपोषी है, ठीक है? एक और क्वेश्चन पूछूंगा, एक ऐसा किंगडम बताओ जिसमें प्रोड्यूसर, डीकम्पोजर, कंज्यूमर तीनों है, यानी कि उत्पादक, डीकम्पोजर और ग्राहक, यूज करने वाला तीनों किसमें है? मोनेरा आप देखोगे तो मोनेरा में डी प्रोड्यूसर, डीकम्पोजर है, लेकिन क्या, अबे यार, लेकिन क्या मोनेरा में कंज्यूमर है? नहीं है, लाइन देख यहाँ से शुरू हो रही है, इसलिए तो यहाँ से बनाई है भाई, है? तो मोनेरा में कंज्यूमर नहीं है। फिर प्रोटिस्टा में तीनों दिख रहे हैं, देख ले, तीनों लाइनें जा रही है प्रोटिस्टा से, मतलब आंसर प्रोटिस्टा होगा। सर एनीमिलिया, फंगस, इनके बारे में बता दीजिए। तो ये डीकम्पोजर और प्रोड्यूसर दोनों नहीं होगा, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों नहीं होगा, और ये डीकम्पोजर और कंज्यूमर दोनों ही नहीं होगा। जिसमें से तीनों लाइन जाए, क्या वो आंसर करेक्ट है? किस में से जा रही है? प्रोटिस्टा में, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, फोटोसिंथेसिस वाला पूछ लिया, बता दो कि कीमोसिंथेसिस कौन करता है? तो मैंने लिखा है लाइन खींच के कि कौन करता है? मोनेरा। एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि कीमोसिंथेसिस यानी कि रासायन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण दोनों कौन करता है? मोनेरा करेगा। देखिए ये लाइन से लिखा हुआ है,
ये लाइन वाले सारे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इस लाइन में मोनेरा भी है, तो मोनेरा ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण पे करता है और रसायन संश्लेषण भी करता है। रसायन संश्लेषण करने वाला इकलौता जीव होता है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा के भी सारे नहीं करते रसायन संश्लेषण, कुछ कुछ ही करते हैं। ठीक है, अभी एक 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद में एनसीईआरटी खोलेंगे। बहुत लंबा हो गया यार, 1 घंटा हो गया है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक लास्ट वर्गीकरण है, अगले पेज से पढ़ते हैं। कार्ल वूज का वर्गीकरण, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने 3 लाइनें दे रखी मात्र। ये 5वां वर्गीकरण है। कौन सा है भाई? बिल्कुल 5वां वर्गीकरण है। कार्ल, हिंदी में इंग्लिश में लिख लेता हूँ यार, क्या हिंदी। कार्ल सही लिखता हूँ यार, थोड़ा मेरी राइटिंग बेटा ऐसी है। क्या होता है, ऑफलाइन बच्चे को समझ नहीं आता, पूछ लेते सर ये क्या लिखा है आपने। अब तुम पूछ नहीं सकते, थोड़ा अच्छा लिखना पड़ता है इसलिए। इस किंगडम में बेटा डोमेन को ऐड कर लिया, डोमेन को ऐड कर लिया। डोमेन को ऐड कर लिया। क्या होता है डोमेन? देख बेटा, लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा तो पता होगा, स्पीशीज से शुरू होता है और किंगडम तक जाके खत्म होता है। क्या क्या नहीं है वो तो आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे तब पता लगेगा बेटा। ठीक है, अब कार्ल यूज के वर्गीकरण में किंगडम के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कैटेगरी डाल दी। ये क्या है? एक्स्ट्रा। किंगडम के ऊपर भी भाई साहब एक एक्स्ट्रा कैटेगरी डाल दी। किंगडम के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा कैटेगरी डाल दी जिसे डोमेन कहते हैं। अब इन सब के क्या है, ये सारे किंगडम है। ये किंगडम, ये किंगडम, ये किंगडम, ये किंगडम, ये किंगडम। लेकिन कार्ल यूज ने कहा मैं किंगडम के ऊपर एक और कैटेगरी लाऊंगा, एक और कैटेगरी लाऊंगा जिसे डोमेन कहते हैं। डोमेन सिंपल फंडा है, देख ले भाई। डोमेन 3 है। 2 मिनट रुक जा। डोमेन कितने? 3, और इन 3 डोमेनों के अंदर 6 किंगडम होगी। इन 3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम होगी। ये कार्ल यूज ने कहा। देख ले भाई, किसके आधार पर बांटा सर? लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड को 3 डोमेन में बांट दिया। किसके आधार पर बांटा 3 डोमेन में? तो वो आरएनए के सीक्वेंस से। ज़्यादा डीप में मत जाओ, सीधे याद रख लो आरएनए सीक्वेंस। हिंदी में बेटा यही होता है, क्या बोलता हूँ, आरएनए क्रमागत ऐसा कुछ होगा। एनसीईआरटी में देता ही, एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है वैसे इसके बारे में, ये एक्स्ट्रा है। तो इसका हिंदी में नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी एक्स्ट्रा चीज़ है ये तो। ठीक है, तो आरएनए का सीक्वेंस के आधार पर बांट दिया 3 डोमेन में। 3 डोमेन्स। कितने डोमेन्स? 3 डोमेन्स। ठीक है, आरएनए के सीक्वेंस के बेस पे 3 डोमेन्स में बांट दिया। ठीक है, 3 डोमेन्स कौन कौन से? पहला डोमेन देख भाई, पहला डोमेन है बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन है आर्ची, और तीसरा डोमेन है यूकेरिया। पहला डोमेन बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन आर्ची और तीसरा डोमेन यूकेरिया। ठीक है, तो पहला डोमेन बैक्टीरिया जो है उसके अंदर होता है, उसके अंदर डाले यू बैक्टीरिया किंगडम। यू बैक्टीरिया किंगडम, ये तो डोमेन है ना, ये किंगडम थोड़ी यार, ये डोमेन है। 3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम, तो ये किंगडम है। आर्ची के अंदर डालिए आर्ची बैक्टीरिया किंगडम।
आर्ची बैक्टीरिया किंगडम, और यूकेरिया के अंदर डाल दिया कौन से, प्लांटी प्लांटी फंगाई एनिमिलिया, ठीक है। कितने किंगडम है, ये किंगडम्स है, ठीक है ना, मैंने किंगडम लिखा नहीं, 4 5 6, 3 डोमेन, हाँ 6 किंगडम। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि 3 डोमेन, 1 2 3, 6 किंगडम, 1 2 4 6, तो यहाँ पे सत्य होगी बात की 3 डोमेन और 6 किंगडम, ठीक है। और ये क्या है, ये बैक्टीरिया के किंगडम है, और बैक्टीरिया RH विटेकर के अनुसार बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा में। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये कि मोनेरा को तोड़ के 2 डोमेन्स बना लिए, और एक डोमेन्स तो यूकेरियोटिक की था ही, तो यहाँ पे मोनेरा को तोड़ के 2 डोमेन्स बना लिए, बात ये एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट है आपके। अब एनसीईआरटी पे आ जाते हैं भाई, बस हो गया, अब एनसीईआरटी पे आते हैं, और इसको साथ साथ में मैं समझाते रहूँगा, ठीक है। तो कार्लबूज वाला कंप्लीट हो गया, अब एनसीईआरटी पे आता है, नाउ कम्स टू द एनसीईआरटी, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम किंगडम मोनेरा, ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग के बाद में, किंगडम मोनेरा। चलो एनसीईआरटी पढ़ते हैं अभी, ठीक है। अभी तो एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं आपकी संतुष्टि के लिए भाई, है ना, वरना एनसीईआरटी वाली सारी चीज़ें मैंने बता दी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते हैं बड़े अच्छी तरीके से, बिल्कुल। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब वो लोग भी आ गए हैं यहाँ पे जो कि वेट स्किप करके आए हो कुछ लोग, अच्छी बात नहीं यार, वो पढ़ते बेहतर होता, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, इसका भी पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। आप नंबर पे मुझे मैसेज करना, आई विल गिव यू द पीडीएफ। चलो क्या लिखा है, अब एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ेगी, बहुत ध्यान से। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अन्य अनेक प्रयास की। इस लाइन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। इसका ये मतलब है कि सभ्यता, लोग सभ्य हुए, यानी कि आदि मानव के जमाने, आदि मानव मतलब पुराने मानव। सभ्यता का मतलब है कि लगभग आज से लगभग मान के चलो आप सब कि 500-600 साल पहले, तो तब से ही मानव जो है, तब से मानव वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, प्राणियों के वर्गीकरण के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। वर्गीकरण मतलब अब ऐसे नहीं कि अब नई तकनीक आई 100 साल पहले से ही वर्गीकरण, नहीं, वर्गीकरण बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। क्या वो वर्गीकरण ये है जो अभी हम कर रहे हैं, कौन सा वर्गीकरण कर रहे हैं सर, अभी अभी हम जैसे सेल वॉल के आधार पर बांट रहे हैं, कार्लोस लिनियस ने बांटा था, ठीक है। डोमेन्स के आधार पर, किंगडम के आधार पर हम बांट रहे हैं, ठीक है। फिर RH विकेटिगर ने 5 चीज़ों के आधार पर बांटा, क्या वो ऐसे वर्गीकरण थे, तो आंसर है नहीं। वो वर्गीकरण थोड़ा अलग थे भाई। वो वर्गीकरण कैसे थे, वो वर्गीकरण बेसिकली वो वर्गीकरण सहज बुद्धि पर आधारित, हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तु के उपयोग के आवश्यकता के आधार पर पे थे। यानी कि हम जो बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था, ये देख कि सभ्यता के पहले से कौन सा वर्गीकरण हो रहा है, कपड़ों के आधार पर, कपड़ों के आधार, बोलचाल के आधार, भाषा के आधार, इनके आधार पर हो रहा है वर्गीकरण सभ्यता से पहले, ठीक है। तो सभ्यता से पहले
आम जैसे भोजन, कोई नॉनवेज खाता है उनको अलग बांट दिया, कोई वेज खाता है उनको अलग बांट दिया, तो भोजन के आधार पर वर्गीकरण हुआ। किसके आधार पर वर्गीकरण हुआ? तो भोजन के आधार पर क्या था, वर्गीकरण हुआ। वस्त्र, हम कैसे कपड़े पहनते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण हुआ। आवास, हम कहाँ पे रहते हैं उनके आधार की, जो पक्षी, जैसे समझो इसको, ये एक एरिया है, कहते कि इस एरिया का नाम है एरिया 1, इस एरिया का नाम है एरिया 2। कहता कि जो एरिया 1 में रहता है उनको अलग डाल दो, और एरिया 2 में रहता है उनको अलग वर्गीकृत कर दो। तो वर्गीकरण आवास के आधार, स्थान के आधार पर भी हुआ, आवास के आधार पर, भोजन, भोजन के आधार पर। कहता कि जो जो पिज्ज़ा खाता है, जो पिज्ज़ा खाता है उनको अलग बांट दो, और जो बर्गर खाता है उनको अलग बांट दो। मतलब ये बिल्कुल, ये वर्गीकरण का नहीं लिया होगा उस टाइम, बट समझने के लिए है कि जो पिज़्ज़ा खाता है उनको अलग बांट दो, जो बर्गर खाता है उनको अलग बांट दो। तो इस प्रकार वर्गीकरण होते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य आवश्यकता की वस्तु के आधार पर थे, ऐसा नहीं है कुछ सहज बुद्धि के आधार पर थे। इन प्रयासों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? किसने किया भाई? अरस्तु आंसर रहेगा आपका। ठीक है, कौन क्या आंसर रहेगा? अरस्तु आपका आंसर रहना चाहिए भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो किसने किया? तो अरस्तु ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक मापदंडों का सर्वप्रथम उपयोग, किसके लिए? वर्गीकरण के लिए। वैज्ञानिक मापदंडों का सबसे प्रथम बार उपयोग किसने किया? तो अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने क्या किया भाई? बोल, अरस्तु ने क्या किया? अरे बोल। अरे अरस्तु ने प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स, ट्री में बांट दिया। एनिमल्स को रेड ब्लड की प्रेजेंट एब्सेंट के आधार पर बांट दिया। तो ये वैज्ञानिक आधार पे हुआ। रेड ब्लड ये क्या कोई है? तो ये वैज्ञानिक आधार पर हुआ भाई, ऐसे नहीं नहीं, वैज्ञानिक आधार पर। ये किसके आधार पर हुआ? तो समझ आ गया। तो सबसे पहले वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? तो अरस्तु ने किया भाई। किसने किया? अरस्तु ने। ये क्लियर है? किसने किया साहब? अरस्तु ने किया। अब देख भाई, देखना है भाई, देखना। अरस्तु ने सरल आकारी के लक्षण जैसे वृक्ष, ट्री, झाड़ी यानी कि श्रब, और झाड़ी यानी कि श्रब, और शाक यानी हर्ब्स के आधार पर वर्गीकृत किया, जबकि प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त कणिका उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किया। तो ये हमने समझ लिया था बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। तो कि अरस्तु ने प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स, इनके आधार पर बांटा, एक ही लक्षण लिया, ग्रोथ हैबिट, ये एक्स्ट्रा चीज़ बढ़ाई, और एनिमल्स को रेड ब्लड सेल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बांट दिया। ठीक है, कोई डाउट? चलो भाई, नहीं है आउट। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट है बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से वो भी। ठीक है, ठीक है, हाईलाइट भी कर दिया, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ बिल्कुल। ठीक है, अब क्या लिखा है देख भाई। लीनियस के काल में सभी पादपों एवं प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई। द्विजगत यानी कि दो जगत प्राणी प्रणाली, टू किंगडम क्लासिफिकेशन विकसित हुई। किसने की टू किंगडम क्लासिफिकेशन? तो लीनियस ने की थी। लीनियस कैरोलस लीनियस, टू किंगडम, दो जगत वर्गीकरण। क्या, कौन सा जगत वर्गीकरण? दो जगत वर्गीकरण किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया साहब। सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, जो कि आगे लिखा हुआ है, अभी इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, द्विजगत पद्धति थी प्लांटी और एनिमीलिया। सेल वॉल की उपस्थिति, जिनमें सेल वॉल होती है उन्हें प्लांटी, और जिनमें नहीं होती उन्हें एनिमीलिया कहते हैं, है ना भाई? अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है, तो लीनियस ने क्या किया? द्विजगत प्रणाली विकसित की, जिन्हें क्रमश प्लांटी और एनिमीलिया में बांट दिया। ठीक है,
वर्गीकृत किया इस प्रणाली के अनुसार। अब इस प्रणाली के अनुसार क्या था कि यूकेरियोटिक ससीम केंद्री जिसे हिंदी में कहते हैं और प्रोकैरियोटिक जिसे असीम केंद्री कहते हैं। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एक कोशिक बहुकोशिक प्रकाश संश्लेषी अप्रकाश संश्लेषी के बीच में विभेद करना संभव नहीं था। इसमें क्या था, इसमें साफ यही चीज थी कि सेल वॉल है उनको प्लांट में डाल दिया, नहीं है उनको एनिमल में डाल दिया। ये था ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए क्लासिफिकेशन कि प्रकाश संश्लेषण वाले अलग, अप्रकाश संश्लेषण वाले अलग, प्रोकैरियोटिक अलग, यूकेरियोटिक अलग, एक कोशिक अलग, दो कोशिक अलग। लेकिन यहाँ पे तो साथ में है, देख ले भाई, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक दोनों साथ में है, क्योंकि दोनों में सेल वॉल है तो दोनों को प्लांट में डाल दिया भाई, गलत चीज़ है। ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर साथ में है, क्यों, क्योंकि इनको सेल वॉल है तो दोनों को प्लांट में डाल दिया। विषमपोषी स्वपोषी साथ में है, क्यों, क्योंकि इसको सेल वॉल है उनके अंदर। तो ये तो चीज़ गलत हो गई ना, अमीबा पैराशियम को एनिमल घोषित कर दिया, तो ये चीज़ गलत है। ये लीनियस की कमियां थी कि इनके बीच में अब विभेद करना हम संभव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इनके बीच में विभेद करना संभव नहीं था। पादप एवं प्राणी पर आधारित वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत सारे जीव दैन्यों में किसी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जीवों को किसी वर्ग में हम रख ही नहीं सकते थे। बहुत सारे ऐसे जीव थे, बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द जीव थे जिनको किसी वर्ग में रख ही नहीं सकते। जैसे अमीबा, अमीबा को एनिमल्स में रख दे, क्या सही है? तो इसके अनुसार ना अमीबा को हम प्लांट में रख सकते हैं ना एनिमल्स में रख सकते हैं। तो इसके अनुसार अमीबा को किसी वर्ग में रख पाना संभव ही नहीं था। पैरामीशियम ना हम प्लांट में रख सकते ना एनिमल में रख सकते। टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, या तो प्लांट में रखो एनिमल में रखो। तो तीसरा तो कोई वर्ग ही नहीं था, तो किस में रखे, तो रखना संभव ही नहीं था किसी में। फंगस, कवक, क्या हम प्लांट में रखेंगे ना ना, क्या हम एनिमल में रखेंगे ना ना, तो किसी वर्ग में रखना संभव ही नहीं था, तो इसने प्लांट में रख दिया, तो गलत हो गया भाई ये तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत सारे पौधों को किसी वर्ग में रखना संभव ही नहीं था। बहुत सारे जीव तरीके को किसी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चल रही वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। मतलब बहुत लंबे समय से जो चलती आ रही है द्विजगत प्रणाली, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन, वो अभी अपर्याप्त यानी इनसफिशियंट, अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी द्विजगत की। अब भाई कोई नई प्रणाली लानी पड़ेगी, तो मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो है ना, कि नई प्रणाली लानी पड़ेगी, इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा है। ये तो प्रणाली सफिशिएंट नहीं है भाई, है ना, ये तो प्रणाली सफिशिएंट नहीं है। देखो भाई, जो बीच में स्किप करके आया थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया वहाँ पे, ताकि आपको एनसीईआरटी के हार्ड लाइंस बहुत इजीली समझ आ जाए। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए एक घंटा से ऊपर तक खींच लिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है मैंने। अब एनसीईआरटी बहुत आसानी से समझ आएगी। जो मेन पॉइंट जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं वो तो मैंने सारे नोट्स में बता दिए। कोई बात नहीं, आपने नहीं देखना है कोई बात नहीं, उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करना, उनका मैं पीडीएफ आपको ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ ही पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको ज़रूर दे दूंगा उसका, जो मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते। किंगडम मोनेरा पढ़ेगा इसके बाद में, है ना। चल भाई, द्विजगत प्रणाली अपर्याप्त से इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी साथ साथ, आकारिकी मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, जैसे बाहर से कैसे दिखते हैं, इसका मतलब होता है आकारिकी। जैसे अरस्तु ने क्या किया कि वृक्ष, झाड़ी और शाख के आधार पर तो बाहर ही, तो ये आकारिकी है ना। बाहर से कैसे दिखते, लंबे दिखते हैं तो अलग डाल दिए, बाहर से कैसे दिखते हैं छोटे से है थोड़े तो अलग डाल दिए। तो आकारिकी के अलावा, आकारिकी तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ कोशिका की संरचना कैसी है, कि कोशिका कैसी दिखती है, इनके आधार पर वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण होना चाहिए कोशिका भित्ति के लक्षणों के आधार पर, कि कोशिका भित्ति कैसी है, कि
कि कोशिका भित्ति कैसी है। वर्गीकरण होना चाहिए पोषण की, स्वपोषी है कि विषमपोषी। तो पोषण की विधि यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आवास यानी कि कहाँ रहते हैं, ठंड में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, अंटार्कटिका में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इनके आधार पर वर्गीकरण। प्रजनन कैसा करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, लैंगिक लैंगिक करते हैं। तो इन सभी विकासशील संबंधों इनके उनका विकास कैसे हो रहा है, इनके मतलब पूर्वज कौन है, पूर्वजों के आधार पर भी बांट दिया जाना चाहिए। ठीक है, को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। अतः समय के साथ साथ जीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। यानी कि वर्गीकरण की पद्धति में बहुत सारे परिवर्तन आए, लेकिन पादप और प्राणी जो है, ये जो दो किंगडम है यानी कि एनिमिलिया और प्लांटी, इन कठिन पद्धतियों में जिनमें सम्मिलित समूह होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा समाविष्ट रहे। यानी कि जितने भी क्लासिफिकेशन आए, 1 किंगडम, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन दो तो फिक्स रहे। 1 किंगडम में भी प्लांट और एनिमिलिया थे, सॉरी 1 किंगडम में कहाँ से गए, 1 किंगडम क्लासिफिकेशन कभी आया है नहीं। 2 किंगडम में भी प्लांट और एनिमिलिया थे, और 6 किंगडम में भी प्लांट और एनिमिलिया है, 4 में भी है, 3 में भी है, 5 में भी है। मतलब प्लांट और एनिमिलिया किंगडम सदा समाविष्ट है, यानी कि कांस्टेंट है, नियत है सब में। अगला देख, इसके अतिरिक्त जीवधारियों में विभिन्न जगत की संख्या, जीवधारियों की विभिन्न जगत की संख्या, उनके लक्षणों वैज्ञानिक द्वारा अलग, जगत की संख्या 2 जगत, 2 जगत, 1 जगत, और इनके लक्षणों की विज्ञान द्वारा अलग अलग व्याख्या, बहुत सारे वैज्ञानिक ने अलग अलग व्याख्या की। आकारिकी के साथ साथ क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, विकास के संबंधों को समझने, ठीक है, पादप और ये तो समेत ये सदा समाविष्ट रहे हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बस। ठीक है, ये टेबल देख ले भाई, ये टेबल अभी रटने बैठोगे याद नहीं होगी 4 साल तक। ये टेबल आप जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे, आप देखोगे कि मैं वो टेबल याद कर लेता हूँ, जब आप देखोगे तो आपको ये टेबल कंप्लीट याद दिखेगी। हाँ जी, ये टेबल आपको याद नहीं करनी, ऑटोमेटिक याद होगी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या देख रहा है कि मोनेरा का कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक। तो जब मोनेरा पढ़ोगे तब आप ये पढ़ोगे, तो जब वहाँ पे पढ़ोगे तो क्या यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे रटने मत बैठ जाना, ये स्किप करो अभी, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब एक बार देख लेना, आपको याद होगी पूरी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत पढ़ो। ठीक है, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो पूरे चैप्टर की, फिर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, अब मेरे को इस चैप्टर में सब कुछ याद है, तब ये टेबल आके तब खोलना, और इस टेबल में से आपको हर एक चीज़ याद होगी बिना पढ़े, ये गारंटी है भाई की। अब आगे देख ले फटाफट, इतना सा पार्ट रहा है, 15-20 मिनट के अंदर कंप्लीट कराना, फिर किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 शॉट है लेकिन बहुत डिटेल में, तो लंबा हो सकता है, शायद 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स में भी आ सकता है, 1 शॉट नहीं 2 शॉट हो सकता है, 3 शॉट हो सकता है, लेकिन ठीक है, टेंशन मत लो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर क्लियर करा के रहूँगा। देख ले भाई आगे, सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। कब दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब दिया गया, सन 1969। शायद मैंने लिखा नहीं था वहाँ पे, लिखना भूल गया था, नहीं लिखा था भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं लिखना भूल जाऊँ, लिखा था, बिल्कुल लिखा था, सन 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरे बोल किसने दिया, R.H. विटेकर। फिर मैंने बताया था कि ये मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, अभी ये समझते हैं। ठीक है, अबे यार कहीं गए, चले जाना यार। ठीक है, तो सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत पद्धति प्रस्तावित की गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा, तो R.H. विटेकर के द्वारा। अब देख ले भाई आगे, इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम है, ये जगत के नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब ये देख ले, मैं साइड में ये भी दिखाऊंगा
दोनों चीज़ें दिखाऊंगा लालों को, दोनों चीज़ें दिखाऊंगा लाल्स को। कंपैरिजन बिठाएंगे बढ़िया सा। जोश पहला लिखा है सेल कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब होता है सेल कोशिका की संरचना। सेल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कोशिका की संरचना। इसका मतलब होता है कि जीवों को ऐसे बांटना चाहिए कि कोशिका, उनकी कोशिका कैसी बनी है। क्या कोशिका एक है या फिर बहुत सारी है। तो यानी कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कोशिका की संरचना मतलब यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के आधार पर भी बांटा होना चाहिए। शारीरिक संरचना कि उनका शरीर कैसा दिखता है, मॉर्फोलॉजी आकारिकी कि शरीर कैसा दिखता है, उसके आधार पर भी बांटना चाहिए। पोषण की प्रक्रिया की क्या ये स्वपोषीय है या विषम पोषी, इनके आधार पर भी बांटना चाहिए। प्रजनन यानी कि कैसे लैंगिक करते हैं, लैंगिक जाति वर्तित यानी कि इनकी पीढ़ी, इनकी कौन है भाई साहब, वो कौन है इनके, क्या कहते हैं इनके पूर्वज कौन है, जाति वर्तिता, जाति की ठीक है पद्धति। प्रमुख मापदंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा दिए कि क्या क्या है ये सारे। ठीक है, अब देखिए तो कुछ नहीं है, ये फालतू है सारे। अब देख ले भाई आगे यहाँ से हम हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों और धारणाओं को विचार करें जिससे वर्गीकरण की ये पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति, इससे पहले की कौन सी वगी है, इससे पहले की वर्गीकरण की पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, मार्स, मार्स का मतलब होता है क्या, थैलोपाइटा, और फर्न का मतलब होता है पैटेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया। कौन सा ऐसा वर्गीकरण था, बता दो मुझे, मैंने अभी आपको पढ़ाया पूरा कि कौन सा ऐसा वर्गीकरण था जिसमें बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, पैटेरिडोफाइटा को प्लांटी में डाला गया। क्या बैक्टीरियाज में सेल वॉल होती है, हाँ जी। क्या नीलहरित शैवाल में सेल वॉल होती है, क्या इनमें सेल वॉल होती है, हाँ जी। और जिनमें सेल वॉल होती है उनमें को पादपों में कौन सी वर्गीकरण में डाला जाता है, तो वो क्या कैरोलस लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। तो इसमें इससे पहले के वर्गीकरण यानी कि यहाँ पे कहा, यहाँ पे कैरोलस लीनियस का यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कही है। यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात कही है। ठीक है, देख ले भाई आगे। ठीक है, मतलब इससे पहले इनके जो लीनियस का वर्गीकरण था उसमें जिम इन सबको पादपों में डाला गया था। ये पादप है नहीं है, फिर भी पादपों में डाला गया था। कितना पागल था, नहीं डालना चाहिए था। देख ले भाई आगे। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिका में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। अब तो पता चल गया लीनियस क्यों, चूंकि इनके सबके अंदर कोशिका भित्ति थी, क्योंकि इनके अंदर कोशिका भित्ति थी। जबकि उन दूसरे लक्षण जो है वो तो एकदम अलग थे। कोई कितना लंबा, कोई कितना छोटा, कोई किसी की सेल एक है, किसी की सेल बहुत सारी है, लेकिन एक चीज कॉमन थी, वो थी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और इनके आधार पर सबको प्लांट्स में डाल दिया। ये तो सिर्फ लीनियस का वर्गीकरण ही कहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लीनियस का वर्गीकरण ही है। क्लियर है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति ही एक सेम लक्षण था, बाकी सब अलग थे, बाकी सब अलग थे। ठीक है, तो एक ही समान लक्षण था, बाकी सब एक दूसरे से एकदम अलग थे। ठीक है, जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई। ये जो है डोमेन सिस्टम है, ये मैं आपको यहीं से पढ़ाऊंगा, देख लो भाई। जो कि ये बहुत शुद्ध हिंदी है, जो समझ नहीं आएगी ना एग्जाम में, इतनी शुद्ध हिंदी आती है। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स शरीर ज़रूरी भी है। बहुत शुद्ध हिंदी है ना, बहुत शुद्ध हिंदी यूज़ की गई है उसमें, तो थोड़ी सी टफ हिंदी देखते हैं। इतनी शुद्ध हिंदी तो आती भी नहीं है यार एग्जाम में। चलो भाई करेंगे शुरू। जितना अच्छा वॉइस इनपुट देना दे सकता हूँ उतना अच्छा दूंगा आपको, है ना। टेक्निक थोड़ा इश्यू हो गया, कोई बात नहीं। चलो भाई करेंगे शुरू। अब देखना
हम डोमेन सिस्टम जो है कार्ल बूज का वही है, इसमें वही कहा गया है। दोबारा बढ़ा देता हूँ कि 3 डोमेन है, 3 डोमेन में 6 किंगडम है, ठीक है। अब 3 डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, आर्ची और यूकेरिया। बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया किंगडम, आर्ची में आर्ची बैक्टीरिया किंगडम, और यूकेरिया में प्लांट फंगाई और एनिमिलिया किंगडम, ठीक है। और ये दोनों मोनेरा से ही मिलकर बने हैं, ठीक है। बस यही है इसके बारे में, और एनसीईआरटी में ना कुछ दिया गया, नाम पढ़ेगी, ठीक है। बस यही है 3 अनुक्षेत्र यानी कि 3 डोमेन सिस्टम। ये आपको समझ आएगा नहीं, मैं अंडरलाइन करके दे देता हूँ। मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्र यानी 2 डोमेन्स में बांट दिया। यूकेरिया को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। षट जगत वर्गीकरण प्रणाली, बस 3 लाइनें दे रखी है। षट जगत यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 जगत प्रणाली। लिखा है मैंने 6 जगत प्रणाली, इसमें नहीं लिखा है, लिख लेता हूँ 6 जगत प्रणाली। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, हिंदी में कहेंगे 6 जगत प्रणाली, या फिर आप कह सकते हो 3 डोमेन 3 अनुक्षेत्र प्रणाली। देख ले भाई आगे। इस पद्धति के विषय में विस्तार से आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है, देख ले। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकेरियोटिक जीवों को एक साथ वर्गीकृत किया था। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में साफ रख दिया। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं, सिर्फ बैक्टीरियाज आते हैं, और यूकेरियोटिक जीवों को एक साथ वर्गीकृत कर दिया गया। ये कौन सा सिस्टम में है? ये कैरोलस लीनियस के सिस्टम है ना भाई। कैरोलस लीनियस का ये सिस्टम था, जिसने कैरोलस लीनियस का ये सिस्टम था ना यार, अरे भाई बोल, कैरोलस लीनियस का ये सिस्टम था ना कि उसने प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक को साथ में डाल दिया। मतलब यहाँ पे कैरोलस लीनियस के सिस्टम की बात कही गई है कि नील हरित साइनोबैक्टीरिया को एक साथ वर्गीकृत कर दिया। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिका बहुकोशिका को एक साथ वर्गीकृत किया, यानी कि एक कोशिका बहुकोशिका को एक साथ वर्गीकृत, जिससे क्लाइडोनमोनास स्पायरोगेरस सवाल। तो प्रॉब्लम है कि एक कोशिका बहुकोशिका को साथ में डाल दिया, प्रॉब्लम तो है यार। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के साथ में डाल दिया, प्रॉब्लम तो है यार। ठीक है, एग्जाम्पल याद रख सकते हो, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी पादपों जैसे स्वपोषी का विभेद नहीं किया गया, इनकी स्वपोषी और परपोषी को भी साथ में डाल दिया गया। कितना खराब वर्गीकरण है यार ये कैरोलस लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन एवं हरित पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। कवक यानी कि फंजाई, ठीक है, उनमें कोशिका भित्ति होती है, और हरे पौधों यानी कि उनमें भी कोशिका भित्ति होती है। लेकिन जो कवकों की कोशिका भित्ति है, यानी कि फंगस की जो कोशिका भित्ति है, फंजाई की जो कोशिका भित्ति है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जबकि इनकी यानी कि पादपों की सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ये आपने सेल यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा, कोशिका जीवन की इकाई में, ठीक है। ठीक है, हरित पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी है। इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई में डाल दिया गया। कवकों का इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, फंगस, तो इनको एक और अलग जगत फंजाई में डाल दिया गया, ठीक है। कवकों को अब अलग जगत बना दिया गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीवधारी है उनको मोनेरा में डाल दिया गया, और जितने भी एक कोशिकीय जीव है उनको प्रोटिस्टा में, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव उनको सबको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। सब पढ़ा रखा है यार, ये सब मैंने अभी पढ़ा दिया है आपको कि प्रोटिस्टा में किसको डाला,
मोनेरा में किसको डाला? मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको मोनेरा में। प्रोटिस्टा में उनको डाला जो कि क्या है, यूकेरियोटिक है लेकिन एक कोशिक है, उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका झिल्ली, प्रोटिस्टा जगत के अंदर कोशिका भित्तियों क्लाइडोमोनास एंड कोलेरा, जिन्हें पहले पादप के अंदर डाला गया था, पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था। पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें प्राणी जगत में रखा गया के साथ रख दिया। इसका मतलब ये एनसीईआरटी ऐसी है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, मैं भी फंस रहा हूँ, लेकिन मुझे एक एक याद है लाइनें, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बस मुझे याद है, मैंने बहुत बार पढ़ ली है इसलिए रटा हुआ है। समझा देता हूँ इतनी। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो कि प्रोटिस्टा में क्लाइडोमोनास और कैलोरेला को भी डाल दिया, और पैरामीशियम और अमीबा को भी डाल दिया। किसमें? किसमें? प्रोटिस्टा में कौन कौन? क्लाइडोमोनास और कैलोरेला, उनको, और पैरामीशियम अमीबा को किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा में डाल दिया। अच्छा, तो इसमें ये क्या कि अमीबा को पहले प्राणी जगत में डाल दिया। क्यों डाला प्राणी में? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। और क्लाइडोमोनास और क्लोरेला को पहले पादपों के अंदर डाल दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं होती, क्या, अरे क्या होती है? सेल वॉल होती है। ये कहा है और कुछ भी नहीं कहा है। अंडरलाइन कर ली ये भी, ऐसा खास है को नहीं कुछ अंडरलाइन करने जैसा। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। किसमें नहीं होती? पैरामीशियम अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं होती, इस कारण इनमें इनको प्रोटिस्टा में डाल इनको प्राणी जगत एनिमिलिया में डाल दिया था। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारी को एक साथ रखा गया था, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। यानी कि जो फंगस है उसमें अब सबको एक साथ डाल दिया। पहले कोई एनिमिलिया में था, कोई प्लांटी में था, लेकिन अब सबको साथ में डाल दिया एक जैसे प्रकार के। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों के परिवर्तन हुआ। इस प्रकार भविष्य में भी इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में हो सकते हैं, जो आगे से लक्षण हमारे सुधार पर निर्भर करेगा। भविष्य में ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किएगा जिससे वाकई, ठीक है। ये अब मेन चीज़ें खत्म हो गई, अब ऐसी फालतू की चीज़ें ये इतने थे। इसमें क्या गया मैं आपको बता देता हूँ कि भविष्य में और बहुत सारे वर्गीकरण हो सकते हैं। क्या कहा है कि भविष्य में और बहुत सारे वर्गीकरण हो सकते हैं, ये अंडरलाइन कर ही लो। चलो, इसमें ये कहा गया, इसके नीचे वाले इतनी लाइनें, कि अब बहुत सारे जीवों को एक साथ रख दिया, एक जैसे जीवों को जो पहले अलग अलग थे। और ये क्यों हुआ? वे वर्गीकरण के मानदंडों, यानी कि वर्गीकरण में परिवर्तन। पहले दो वर्गीकरण थे, तो बहुत सारे जीवों को क्या रखना पड़ रहा था, जैसे खराब, मतलब यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक के साथ में रख दिया, सही से जम नहीं रहा था। लेकिन अब 5 जगत वर्गीकरण हो गया, तो अब सब जम गया साथ में, तो इनको अलग अलग पद्धतियों में रख गया। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं। अब भविष्य में साइंस का जितना इवोल्यूशन होगा, तो ये वर्गीकरण बढ़ते जाएंगे। आज 5 किंगडम है, कल 7 किंगडम भी हो सकते हैं। 50 साल बाद में 7 किंगडम भी हो सकते हैं, 150 साल बाद में 8 किंगडम भी हो सकते हैं। तो जब साइंस और आगे बढ़ेगी, तो और नए नए जीव मिलेंगे, उनको अलग अलग डालना पड़ेगा, ठीक है। तो परिवर्तन हो सकते हैं, जो कि लक्षणों तथा विकासशील संबंधों हमारी समझ में सुधार पर निर्भर करेगी। यानी कि हमारी समझ में सुधार का मतलब है विज्ञान कितना, एवोल्यूशन और इंसान कितना ज़्यादा सोचने लगेगा, इस पर निर्भर करेगी, ठीक है। समय के साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जो सिर्फ आकारिक कायिक प्रजनन संबंधी ना हो, जाति वरीयता पर विकासीय संबंधों पर आधारित हो। मतलब कि पूर्वजों के साथ में कोई एक पूर्वज, मतलब जैसे अभी विज्ञान ये बहुत लंबे नहीं बता सकती कि हम किस पूर्वज से बने हैं, ये बता सकती है कि बंदरों से बने हैं। क्या पता इंसान डायनासोर से भी बन सकते हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक आगे नहीं बढ़ी है कि विज्ञान को ये पता हो सके कि इंसानों के पूर्वज कौन थे। सर मेरे पूर्वज तो अर्जुन लाल जी थे, अरे ऐसे नहीं। जाति में कौन थे पूर्वज? क्या वो डायनासोर थे हमारे पूर्वज? अभी विज्ञान के पास इतनी तकनीक ही नहीं है।
तो पहले तो आगे इनके आधार पर भी बांट सकते हैं जब विज्ञान आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये तो फालतू की है, नए क्वेश्चन बनते हैं ना बात। ठीक है, बस अब मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मोनेरा किंगडम अगले लेक्चर में, ठीक है, उससे अगले लेक्चर में प्रोटिस्टा किंगडम। ये अब वन शॉट नहीं होगा, अब ये 5-6 शॉट हो जाएगा, बिकॉज लंबा चलाना पड़ता है, अच्छे एक्सप्लेनेशन दूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मेरे ख्याल से यहीं रखते हैं और अब जगत टू जगत देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर करेंगे, ये इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। ठीक है, नोट्स वोट्स सब दे दूंगा, आप बस कमेंट, बस वो क्या कहते हैं, या फिर आप कमेंट में अपना नंबर लिखिएगा। मैं चलो अपना नंबर नहीं लिखूंगा, आप कमेंट में अपना नंबर लिखिएगा, मैं अपने आप आपको मैसेज करके भेजूंगा। यस, कमेंट में आप अपना नंबर लिखोगे। ठीक है, आपको जिस नंबर पे पीडीएफ वगैरह चाहिए वो नंबर लिखोगे, और मैं एलन के मॉड्यूल भी आपको पढ़ा देता हूँ। जो चले गए वो चले गए, जो अभी भी रुके उनको दे देता हूँ कि एलन के मॉड्यूल का पीडीएफ दे देता हूँ आपको, आप पढ़ लेना। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, एक आधी लाइन होगी, आप मैं समझा दूंगा अभी आपको। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए तो आप अपना नंबर कमेंट में लिख लेना, मैं अपने आप भेज दूंगा। ठीक है, मैं अपनी टीम को कहूँगा भेज देगी। ठीक है, एलन के मॉड्यूल का पीडीएफ देखते हैं, मैं लेके आता हूँ। ये एलन ऐप रहा। सॉरी एवरीवन, मैंने अभी चेक कर लिया है, पीडीएफ अवेलेबल है नहीं एलन के ऐप पे इस चैप्टर का। ठीक है, मैं अगले लेक्चर में दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, या फिर फ़ोटो खींच के ले आऊँगा। ठीक है, अभी तो नहीं खींचूंगा फ़ोटो, अगले लेक्चर में फ़ोटो खींच के लेके आ जाऊँगा, आपको दे दूँगा। ठीक है, या फिर आपको मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, आप अपना नंबर दे देना बस कमेंट में, मैं आपको अपना फ़ोटो, अपना नहीं मतलब मैं क्या क्या भेजने वाला हूँ, यदि आप अपना नंबर दोगे या आपने अपना नंबर दे दिया, मैं इस नंबर पे आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो ये नोट्स है इनका भी पीडीएफ, और एनसीईआरटी का भी पीडीएफ, और एलन मॉड्यूल का पीडीएफ भी भेजने वाला हूँ। सो बस ये था इस कक्ष में, तो भाई यही है, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। चलो सब्सक्राइब कर लेना यार, सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही भेजूंगा मैं पीडीएफ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना।